हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीप स्टडी। आज आज का टॉपिक है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। कल तक हम लोगों ने प्रोनाउन का पढ़ लिया था, पर्सनल प्रोनाउन, और आज पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन पर पढ़ने के लिए हमको इसको कुछ भागों में डिवाइड करना होगा। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का हमको वीडियो दो दो पार्ट्स में बनाना होगा। ये थोड़ा लंबा पार्ट है, इसलिए ये वीडियो थोड़े दो पार्ट में होगा, ध्यान रखना है ना। तो चलो बिना देर करे चालू करते हैं। अच्छा, वीडियो के लाइक्स कम आ गए तो वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। यदि आप लाइक नहीं कर सकते तो वीडियो मत देखा करें प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि अच्छा लग रहा होगा तो। लिख लो हेडिंग, सेंटर हेडिंग रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी नाउन के साथ संबंध रखता हो। रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी नाउन के साथ संबंध रखता हो। ये इस प्रकार है: पहला हु, दूसरा विच, हु विच, तीसरा दैट, चौथा व्हाट, पांचवा एस, और छठवा बट, बट। हु, विच, दैट, व्हाट, एस और बट, ये हम 6 प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसमें पहला नंबर डालो हु, रिलेटिव प्रोनाउन हु। इसमें लिखे रिलेटिव प्रोनाउन 3 अलग अलग केस में पाया जाता है, या 3 अलग अलग विभिन्न रूपों में पाया जाता है। 3 अलग अलग विभिन्न रूपों में पाया जाता है। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा पॉजिटिव केस। पहला नॉमिनेटिव केस, सेकंड बी ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड सी पॉजिटिव केस। इन 3 रूपों में पाया जाता है। पहला नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में हु यानी जो वर्ब के पहले रहता है, वर्ब के पहले रहता है। ऑब्जेक्टिव केस, इसी हु का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है होम, यानी इसका अर्थ होता है जिसे। जो ऑब्जेक्टिव केस कहाँ होता है? वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद रहता है, और इन्हीं का, ये नॉमिनेटिव केस में होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और इन्हीं का पॉजिटिव केस होता है होज, यानी जिसका। इसके बारे में लिखो, जिसे वर्ब या प्रपोजिशन से कोई मतलब नहीं रहता, जिसे वर्ब या प्रीपोजिशन से कोई मतलब नहीं रहता। अब लिखो पहला नंबर डाल के इसके इसके इसको समझते हैं। अब इसको समझते हैं।
देखो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब मैं इसी पार्ट में अभी बताऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे ही हु हमारा समाप्त होगा, हम लोग इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आगे लिखो, रिलेटिव प्रोनाउन हु जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन हु जिस नाउन या प्रोनाउन के बदले में आता है, रिलेटिव प्रोनाउन वाला पार्ट उसी के साथ चिपका होता है तथा मेन सेंटेंस का बाकी पार्ट रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस के बाद में मिलता है। अब इसको ये समझ में तो नहीं आया होगा, इसको किसी एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो। हमें इस बात से मतलब नहीं कि मेन सेंटेंस का नाउन वाक्य से प्रारंभ में आया है या अंत में। हमें इस बात से मतलब नहीं कि मेन सेंटेंस का नाउन मतलब जिसके बदले में हमको रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करना हो, नाउन जो है वाक्य के प्रारंभ में आए या अंत में, इस बात से कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के बदले में आया है वह केवल उसी के साथ में चिपका रहेगा, फिर चाहे वह वाक्य के प्रारंभ में आए, बीच में आए या अंत में। अब देखो इसको समझो, रिलेटिव प्रोनाउन हु वाला सेंटेंस एग्जाम्पल, और ये क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी देख लो। पहला एग्जाम्पल है हियर इज, पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पहले अलग तरीके से एग्जाम्पल को समझते। राम इज माई फ्रेंड, पहला एग्जाम्पल लिख लो, राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड। और दूसरा, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहाँ पर दो बार राम का उपयोग हुआ है, स्वाभाविक सी बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु का उपयोग हम राम के बदले में करने वाले हैं। तो यहाँ अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन दीज लिखना, दीज सेंटेंसेस using relative pronoun कौन सा वाला? हु। कंबाइन द सेंटेंस यानी ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना है रिलेटिव प्रोनाउन हु के माध्यम से। तो अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हु के माध्यम से जैसे इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हु किसके बदले में आएगा? राम के बदले में। तो पहला सेंटेंस जो है इसका आंसर हो जाएगा राम। अब देखो राम के बदले में आया, मैंने क्या कहा पहले? रिलेटिव प्रोनाउन हु जिसके बदले में आता है, जिस नाउन के बदले में आता है उसी के साथ चिपका होता है, उसी के साथ में चिपका हुआ रहेगा। और रिलेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस जो है वह शुरू होगा तो समाप्त होकर ही रहेगा, और मेन सेंटेंस का बाकी पार्ट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस के बाद में मिलेगा। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस किस जगह में उपयोग करेंगे हम? यहाँ पर इस जगह में करेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग तो सेकंड सेंटेंस में ही होगा। अब ये राम के बदले में आया है तो राम के साथ ही चिपका रहेगा हु।
ही नहीं, हु। रिलेटिव प्रोनाउन राम हु। अब ये सेंटेंस पूरा का पूरा जो चालू हुआ है तो खत्म होकर ही रहेगा। राम हु इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस समाप्त हो गया। राम हु इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां से नाउन राम तो आ गया, अब बाकी सेंटेंस जो है इसके बाद में आ जाएगा। इज माई फ्रेंड, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हु जिसके बदले में आएगा उसी के साथ चिपका रहेगा, राम के साथ में चिपका रहेगा। इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग होगा तो राम के जगह में क्या हो जाएगा, हु। और ये जो सेंटेंस चालू होगा तो ये समाप्त होकर ही रहेगा, हु इज प्लेइंग क्रिकेट यहां तक। और इसका जो ये राम तो आ गया, और इसका जो बाकी पार्ट है ये वाला, ये कहाँ मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो खत्म हुआ है उसके बाद में, मतलब इज माई फ्रेंड। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया। अगला सेंटेंस लिखो, अगला एग्जाम्पल। Here is my mother. Here is my mother. अगला एग्जाम्पल, हियर इज माई मदर। और इसी का दूसरा वाला, माई मदर लव्स मी वेरी मच। माई मदर लव्स मी वेरी मच। अब देखो ये दो सेंटेंस कौन कौन से, पहला हियर इज माई मदर और दूसरा है माई मदर लव्स मी वेरी मच। और क्वेश्चन वही, कंबाइन दीज sentences using relative pronoun who। मतलब इन दोनों सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन हु के माध्यम से जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन क्या आया है, माई मदर। इस सेंटेंस में देखो माई मदर कहाँ है, यहाँ। तो पहला सेंटेंस हमारा हो गया हियर इज माई मदर। अब इसी के बदले में आया है तो यहाँ हो जाएगा माई मदर के स्थान पर हु। अब ये जो चालू हुआ ये सेंटेंस तो ये समाप्त तो होगा, हु लव्स मी वेरी मच। अब इसके बाद अगला पार्ट कौन सा होगा, इसका। लेकिन ये सेंटेंस तो पूरा पहले ही समाप्त हो चुका है, यहाँ पर इतने जगह में पूरा सेंटेंस आ गया। तो हम ये अपने आप में अब पूरा हो गया, इसका कोई भी पार्ट नहीं बचा जो रिलेटिव प्रोनाउन हु वाले सेंटेंस के बाद में आए। ठीक है, यानी अब ये स्पष्ट हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन हु वाला हु जो है जिस नाउन के बदले में आता है उसी के साथ में चिपका रहता है। माई मदर के साथ में ही चिपका था, यहाँ वहां राम के साथ में चिपका था।
और एक बार जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस चालू होता है तो ये समाप्त होकर ही रहता है। रिलेटिव वाला सेंटेंस जो है ये समाप्त होकर ही रहा। और उस और बाकी जो मेन सेंटेंस है, मेन सेंटेंस कौन सा है, ये वाला, इसका जो बाकी हिस्सा है, जैसे राम इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड जो बाकी हिस्सा था वो किसके बाद मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन हु वाले सेंटेंस के बाद में। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब रिलेटिव प्रोनाउन हु तो यहाँ समाप्त हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन हु यहाँ समाप्त हो गया, परंतु अभी रिलेटिव प्रोनाउन के अन्य दो पार्ट बचे हैं, होम और होज। लिखो आगे। यदि किसी सेंटेंस में दो या दो नाउन हो, यानी दो नॉमिनेटिव केस में हो, तो दो वर्ब का होना आवश्यक है। तीन नाउन होने पर तीन वर्ब का होना आवश्यक है। यदि दो नाउन हो तो तीसरा नाउन ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। अब इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। मान के चलो तीसरा नाउन है लेकिन वर्ब दो ही है, तो तीसरा नाउन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। क्योंकि हमको मालूम है नॉमिनेटिव केस क्या, कोई सब्जेक्ट होता है तो उसका कोई ना कोई वर्ब जरूर होता है, परंतु यदि वर्ब ही नहीं रहेगा तो वह सेंटेंस बिल्कुल मतलब व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल अर्थहीन होगा। इसलिए उस तीसरे वर्ब को, तीसरे नॉमिनेटिव केस को हम किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। अब इसको समझते हैं। देखो देयर इज अ बॉय, हु आई नो is राम्स फ्रेंड, राम का दोस्त। देयर इज अ बॉय, ये एक सेंटेंस हो गया। बॉय के बदले में आ गया क्या, रिलेटिव प्रोनाउन हु और आई नो जिसको मैं जानता हूं, हु। बाकी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो सेंटेंस होगा इज राम्स फ्रेंड, जो राम का दोस्त है। देयर इज अ बॉय, ये एक लड़का है। हु आई नो, तो ये हु जो होगा, हु वाला सेंटेंस कौन सा होगा, यहाँ आई नो मैं जानता हूं, हु इज राम्स फ्रेंड जो राम का दोस्त है। तो यहाँ तीन वर्ब है। पहला वर्ब है बॉय का इज, आई का वर्ब है नो, और यहाँ हु का इज। मतलब तीन वर्ब है तो तीन नाउन होना आवश्यक है, तीन नॉमिनेटिव केस में होना आवश्यक है। तो यहाँ तीन नॉमिनेटिव केस तो हमको मिल ही रहे हैं, यानी ये सेंटेंस जो है व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है। इसको लिख लो। देयर इज अ बॉय हु आई नो इज राम्स फ्रेंड। अब देखो, अब मैं इसको लिख लेता हूं। देयर इज अ बॉय होम आई नो, जिसको मैं जानता हूं। अब यहां पर बॉय का वर्ब क्या हो गया, नाउन जो बॉय है इसका वर्ब हो गया इज, आई का वर्ब हो गया नो। अब यदि यहाँ हु रहता तो इसका कोई वर्ब ही नहीं है, इसका तो कोई भी वर्ब नहीं है, इसीलिए ये हु जो है किस में चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव केस होम में चेंज हो गया, क्योंकि इसका वर्ब ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर इसको मान लेगा कि ये हु है। अब बताओ क्या सेंटेंस सही है, देयर इज अ बॉय, ठीक है यहाँ तक।
यहाँ तक सही है। आई नो, मैं जानता हूँ, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ हु है। अब ये नॉमिनेटिव केस में है, तो मुझे बताओ इसका इसका वर्ब कहाँ है फिर। इसीलिए अगर ये तीन नाउन हो जाते हैं तो क्या करते हैं, तीसरे नाउन को उसको हम इसमें ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। यानी यदि इसके जगह में हु लिखा जाए तो वह सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। रिलेटिव प्रोनाउन हु अपना समाप्त हुआ। अब अगला हो जाएगा विच। अगला रिलेटिव प्रोनाउन विच। नेक्स्ट हेडिंग रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा, विच। WHICH, विच। देखो विच का प्रयोग जो है, विच का प्रयोग भी जो है वो सेम हु के जैसे सेम हु की तरह ही होता है। इसके बारे में लिखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग भी हु की तरह होता है, हु की तरह होता है, या लिखना हो तो बिल्कुल हु की तरह ही होता है। बिल्कुल हु की तरह ही होता है। परंतु रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग केवल जानवर या वस्तुओं के लिए ही होता है। जानवर या वस्तुओं के लिए ही होता है, व्यक्तियों के लिए नहीं। परंतु हु का प्रयोग जानवर या वस्तुओं के लिए होता है, व्यक्तियों के लिए नहीं। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु का उपयोग हम किसी व्यक्ति के लिए करेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग जो है वो हम जानवर या वस्तुओं के लिए करेंगे। आगे लिख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन विच का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस विच ही रहता है। मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन विच का जो है नॉमिनेटिव केस विच है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, और हाँ पॉजेसिव केस चेंज हो जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन विच का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस विच ही होता है, लेकिन इसका पॉजेसिव केस होज या ऑफ विच, लेकिन इसका पॉजेसिव केस होज या ऑफ विच होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, द डॉग विच इज बार्किंग इज मेड। अब यहां पर देखते हैं द डॉग, इस डॉग के बदले में रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग हुआ है। अगली वर्ब आने तक देखो बार्किंग तक,
विच इज बार्किंग, जो भौंक रहा है। अब इस डॉग का वर्ब है यहाँ पर इज मेड, एक एक दूसरा वर्ब है, मतलब दो, एक ये हो गया नाउन और दूसरा एक वर्ब ये, एक नाउन ये और दूसरा वर्ब ये। तो ये विच जो है यहाँ किसमें होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा, नॉमिनेटिव केस। अगला द नोवेल, द नोवेल विच यू रीड, विच यू रीड इज नाइस। अब देखो विच यू रीड, अब यहाँ पर यू जिसको तुम पढ़ते हो, जो तुमने पढ़ा, या जो तुम जो तुम पढ़ते हो, यू का वर्ब जो है ये रीड है। द नॉवल, इसका वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में मिलेगा इज नाइस। अब ये विच इसका कोई वर्ब नहीं है, यानी यहाँ पर ये कौन से केस में होगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि इसका कोई भी वर्ब नहीं है। तीसरा एग्जांपल, द सॉन्ग विच ही सिंग्स, द सॉन्ग विच ही सिंग, yes, sorry, sings is नेशनल एंथम। अब देखो जो वो गाना गा रहा था वह राष्ट्रीय गीत है, यहाँ पर द सॉन्ग इज नेशनल एंथम। विच ही सिंग्स, ही का वर्ब ये है, द सॉन्ग का वर्ब इज आ गया। तब यहाँ पर विच का कोई वर्ब नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द क्लब ऑफ विच आई एम अ मेंबर, ये वो क्लब है जिसका मैं एक मेंबर हूँ। यहाँ इसका अर्थ क्या निकल रहा है, जिसका। तो ये जिसका जो है ये क्या हो जाएगा, कौन सा केस में हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव केस में यहाँ जिसका। ठीक है, चलो इतने एग्जाम्पल पर्याप्त है समझने के लिए। आगे परंतु ध्यान रखना इनके उपयोग में कि ये रिलेटिव प्रोनाउन हु का उपयोग मनुष्य के लिए होता है और रिलेटिव प्रोनाउन विच का उपयोग वस्तुओं या जानवर के लिए। ऐसा नहीं कि जानवरों या वस्तुओं के नाम के पहले रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग कर रहे हैं या मनुष्य के लिए विच का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। और मैंने बता भी दिया क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन हु या यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन हु। ठीक है, अगला रिलेटिव प्रोनाउन दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट।
देखो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन डैट का भी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में डैट ही होता है। इसका उपयोग मनुष्य और जानवर सभी के लिए होता है। इसका उपयोग मनुष्य और जानवर सभी के लिए होता है। एग्जाम्पल पहला, दिस इज द हाउस दैट आई बिल्ड। ये वही मकान है जिसे मैंने बनाया। अब यहाँ पर दैट आई बिल्ड, यहाँ ये कौन सा केस में होगा? अब देखो, दिस इज द हाउस, इज एक वर्ब है जिसका नॉमिनेटिव केस क्या है? द हाउस। और आई बिल्ड, मैंने बनाया। अब डैड जो है ये रह गया, तो ये कौन से केस में होगा? यहाँ पर ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ओसी, मतलब ऑब्जेक्टिव केस। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ओसी, ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, द मेन that we were looking for has come। अब ये देखो कौन से केस में है? द मेन। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ये जो चालू हुआ वर लुकिंग फॉर तक, क्योंकि अगली हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई यहाँ पर? हैज। तो दैट वी वर लुकिंग फॉर। अब यहाँ वी का वर्ब वर है, वी वर लुकिंग फॉर, जिसे सॉरी हम खोज रहे थे। द मैन हैज कम, वह आदमी आ गया। वी वर लुकिंग फॉर, हम खोज रहे थे। दैट, वह। अब यहाँ पर डैड जो है इसका कोई वर्ब नहीं है, इसीलिए ये कौन से केस में होगा? ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है। थर्ड, आई हैव लॉस्ट द पेन दैट यू गेव मी। अगला देखो यहाँ पर, आई हैव लॉस्ट द पेन, आई का वर्ब यहाँ हैव, लॉस्ट द पेन, मैंने द पेन ये ऑब्जेक्टिव केस में है। दैट यू गेव मी, जो यू गेव मी, यू का वर्ब हो गया गेव, और यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर दैट, इसकी कोई वर्ब नहीं है, इसीलिए ये भी कौन सा होगा? ये भी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। अब आगे देखते हैं चौथा सेंटेंस। द बुक that is lying is mine। यहां कौन सा होगा? द बुक। अब यहाँ देखो, दैट इज लाइंग, इसका कोई नॉमिनेटिव केस नहीं है इस सेंटेंस में, तो ये दैट जो होगा यहाँ क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस में। द बुक इज माइन, वह पुस्तक मेरी है। दैट इज लाइंग, तो यहाँ पर ये कौन से केस में हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस में। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1, 2 और 3, यहां पर हम विच का प्रयोग भी कर सकते थे।
परंतु कुछ विशेष कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर डैट का ही उपयोग होता है। इसके लिए हम फिर इसके बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो कुछ काफी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो एक बार फिर उसे लाइक करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे वीडियो मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड डे।